ठीक, शुरू हो गए? हाँ, शुरू करें हम? हाँ, तो हमारा ब्रेक होने से पहले हम बात कर रहे थे कि विज्ञान के अंदर न्यूट्रॉन की कैसे खोज है। उसके अंदर हमने बताया कि उन्होंने जब गणना की, जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी परमाणु का भार निकल रहा था या मात्रा निकल रही थी, वो आधे के आसपास निकल रही थी। तो उससे उनका अनुमान बना कि इसमें तो कुछ मिसिंग है। तो उससे ऐसी परिकल्पना हुई कि ऐसा कोई अंश होंगे जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके अंदर मात्रा है। उसको नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। तो बिना आवेश के अंश होता है, ये विज्ञान की कल्पना भी है। ठीक, अब उसके अंदर मुद्दा क्या है? अब यहाँ पे जो बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मध्यस्थ दर्शन में क्या बोल रहे हैं? इनमें कोई आवेश नहीं है। जो नाभिक में है वो नाभिक का काम करता है जब होता है, और वही अंश अगर परिवेश में पहुंच जाएगा किसी क्रम में तो परिवेश का काम करेगा। परिवेशी अंश का काम कर रहा है, अगर किसी कालक्रम में वो नाभिक में पहुंच जाएगा तो नाभिक का काम करेगा। वो एक समान अंश है। तो इसमें मुद्दा बनता है, तो फिर विज्ञान में, जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ रखा है उनके लिए, तो विज्ञान में जो उनकी मात्रा बताई गई, प्रोटॉन की मात्रा की तुलना में इलेक्ट्रॉन में जो मात्रा बताई गई है बहुत कम बताई गई है ना के बराबर होते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दोनों के अंदर मात्रा का जो अंतर है ना? तो उसके जो तर्क है वो बहुत सामान्य सा है कि जो मात्रा को नापने का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं विज्ञान में, वो भार से मात्रा को नापा जाता है। भार को नापते हैं, उससे एक सिद्धांत है कि अगर इतना भार होगा तो उसमें इतनी मात्रा होगी, है ना। अंग्रेजी में बोलूं कि अगर उसका वेट इतना होगा तो उसका मास इतना होगा, उस सिद्धांत से उसको नापते हैं। तो जो मात्रा का गणना की वो की भार के नापने से। अब मजेदार बात यह है कि कभी भी कोई इकाई गतिशील हो और उसी गतिशीलता जो है वो किसी और इकाई की तुलना में उसके आसपास परिक्रमा के रूप में, तो भार विहीन हो जाता। ये इसका उदाहरण जैसे उस दिन भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, कि जैसे अंतरिक्ष यात्री है ना, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में, और अंतरिक्षयान धरती की परिक्रमा करता है। उसमें होने वाले अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्षयान का कोई भार नहीं होता, वो भार विहीन रहता है, मात्रा उसके अंदर यथावत रहती है। ये आप सबने देखा हुआ है, जब वो टीवी पे दिखाते हैं वो तैर रहे होते हैं, भार विहीन है इसलिए तैर रहे। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो जिसको कहते हैं लोग, या परिवेशी अंश जिसे हम कहते हैं, वो भार विहीन। तो भार की कोई नापते हैं, भार विहीन है तो उसमें कोई भार ही नहीं मिलता, या एकदम ना के बराबर भार मिलता है। जबकि नाभिकीय अंश है उसका भार है, यानी लेकिन दोनों ही अंशों की मात्रा समान। तो मात्रा समान होते हुए भार में अंतर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य विज्ञान के सिद्धांत से समझ में आता है। इससे होता है परिवेशी अंश की उतनी मात्रा का हो सकता है, नाभिकीय की मात्रा। अब हमने जो सिद्धांत बताया कठिनशील के लिए, जो बोर्ड पे लिखा था उधर, कि नाभिक में कितने अंश होते हैं, जितने परिवेश में है उतने ही और से अधिक। तो ये जो अधिक हैं ये सब, जिसको वो लोग न्यूट्रॉन को, वो एक समान ही है, मोटा मोटा इसकी बात है। अब इसमें जो आप प्रश्न पूछेंगे तो और मैं डिटेल में जा सकता हूँ, पर अगर आवश्यकता नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, इसमें कोई और चर्चा करनी है इन अंशों के बारे में? तो विज्ञान के अंदर आवेश रहित अंशों की परिकल्पना है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सभी अंश आवेश रहित। ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है कि विज्ञान के अंदर जो मात्रा का अंतर है परिवेशीय अंश और नाभिक अंश का, उसको हमने बताया इस तरह से कि वो लोग भार से उसको नापते हैं। और भार जो है परिवेशीय अंशों का, कोई भी
अंश कोई भी इकाई अगर किसी इकाई की परिक्रमा करेगी तो उसकी तुलना में उसका भार शून्य हो जाएगा, उसको शून्य आकर्षण कहते हैं। पृथ्वी का भी इसलिए कोई भार नहीं, चंद्रमा भी भार नहीं, सूर्य भी भार नहीं, सभी ग्रह भार नहीं। क्या मजेदार बात। हाँ भाई बताइए। पर धरती के ऊपर रहने वाली इकाइयों का भार धरती की तुलना में है, धरती की सापेक्षता में। जैसे आपका हमारा भार नाप सकते हैं, हम ही धरती की सीमा से बाहर आ जाए, परिक्रमा में आ जाए, हमारा भी भार 0 हो जाता है। हमारा भार सूर्य की तुलना में, क्योंकि हम धरती का भाग है, तो शून्य रहता है। सूर्य की सापेक्षता में हम धरती का ही भाग है, क्योंकि धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसलिए उसका भार शून्य। लेकिन आर्टिफिशियली तो मतलब अगर हम देखें स्पेस में वो भार क्रिएट कर ही लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगली घुमा के वो उस सापेक्षता में ही है ना, उस यान के अंदर आप कुछ कर रहे हैं और उसके बीच में कोई है, पर उसका धरती की परिक्रमा में देखने जाओगे तो आप उसका कोई भार नहीं करेंगे। जैसे धरती के ऊपर हमारा भार है, पर धरती का भार सूर्य की तुलना में 0 ऐसे। भार के मूल में सिद्धांत आगे आएगा, जो पढ़ेंगे आप अध्याय 4 जो लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, उसमें आता है। भार जो है सापेक्षता से, सापेक्षता गुरुत्व और लघुत्व से बड़ा सिद्धांत है। तीसरे में जी हेलो। हाँ जी। ये केंद्र त्यागी और केंद्रगामी दो भार होते हैं विज्ञान में, जैसे पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है, हाँ, तो उनके ऊपर सूर्य का केंद्रगामी भार भी होता है और केंद्र का त्यागी भार परिवेश की वजह से, घूमने की वजह से होता है, और दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए वो दूर नहीं जाती और नजदीक नहीं जाती। हाँ भैया, इसके लिए ना तो एक काम करते हैं, जरा लाइट चला दो, प्रेजेंटेशन बाद में कर लेंगे हम, पहले इस बात को हम एड्रेस कर लेते हैं। क्या होगा इसको हम देख रहे हैं, ये धरती की ओर आकर्षण, धरती की सतह की ओर आकर्षण। अब मैं इसके नीचे हाथ लगाता हूँ, ये जो इकाई धरती की तरफ आकर्षित देखते हैं उसको मैंने बाधा दी हाथ, इसकी वजह से इसका दबाव इसमें महसूस हुआ। ये जो दबाव महसूस हो रहा है इसका नाम है। कोई इकाई किसी दूसरी इकाई के प्रति जब आकर्षित है, उस आकर्षण में बाधा देने से जो दबाव महसूस होता है उसका नाम होता है। ये दबाव उसके आकर्षण के बल पे, आकर्षण बल और उसके मात्रा के संयोग में बनता है, इसलिए अलग अलग। हाँ, इसलिए अलग अलग भाग। तो विज्ञान ने उसको ठीक से पहचाना है, वो उसमें कोई मुद्दा। तो भार के मूल में आकर्षण आ गया, पहली बात। कहीं पे भी भार होगा उधर आकर्षण होना पड़ेगा। तो अगर इसको हम देखें तो कोई इकाई है जो नीचे भागना चाह रही है ना, तो इसके ऊपर हम बाधा कर रहे हैं, उस बाधा करने से बाधा के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं भार, इसका कोई भार महसूस हो रहा है। अब दूसरी कल्पना, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है, वो ऊपर जाना चाह रहे हैं, अब उस पर बाधा लगाते हैं तो भी दबाव महसूस होता है। तो क्या मतलब निकला, कोई भी इकाई जिस गति में जाना चाह रही है उस गति में बाधा देने से जो दबाव महसूस होता है उसको बोलते हैं कोई फोर्स या भार। ये धरती के पास जा रहा है, इसको आकर्षण बोलते हैं। ये धरती से दूर जा रहा है, इसको विकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आकर्षण में बाधा देंगे तो भी दबाव महसूस होगा, विकर्षण में बाधा देंगे तो भी कोई दबाव महसूस होगा। ये दो बात आपको स्पष्ट। अब
आप सोचिए कोई इकाई है जो गतिशील है और वो न पास जा रही है दूसरी इकाई के, न दूर जा रही है, क्या उसमें भार होगा? सैटेलाइट हम रखते हैं ऑर्बिट में, वो भी उसी तरह से पृथ्वी जैसे सूर्य के आजू बाजू घूमती है, जो पृथ्वी के आजू बाजू सैटेलाइट घूमता है। जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि धरती जैसे है ना, धरती की सतह को लंबी चौड़ी, उसमें मानव भारत के ऊपर ही वो सैटेलाइट, क्योंकि जो धरती घूमने की एक गति है, सैटेलाइट घूमने की दूसरी है, तो वो सैटेलाइट इस गति से घूमे कि हमेशा भारत के ऊपर ही बना रहे। दूसरे पोलर सैटेलाइट होते हैं। हाँ, दूसरे पोलर सैटेलाइट भी होते हैं। पोलर माने पोल्स के ऊपर है, वो धरती की स्पिन से उस पर फर्क नहीं पड़ता है ना। जियो स्टेशनरी का मतलब जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया उससे अलाइनमेंट में दोनों की गति घूमने की एक होकर, इसको बोलते हैं। हाँ। हम यहाँ बोल रहे हैं सभी सैटेलाइट्स, सभी सैटेलाइट शून्य आकर्षण में, ना तो धरती के पास आ रहे ना धरती से दूर जा रहे। मान लीजिए इनमें से कोई सैटेलाइट धरती के आकर्षण में आ जाता है ना, उसमें जो हमने कृत्रिम विधि से गति दी थी, वो गति थोड़ी कम होती है, तो फिर वो धरती पे गिरना शुरू हो जाता है। हाँ। धरती पे गिरना शुरू होगा, अब उसके अंदर भार आ जाएगा। जब तो भार कब होगा, या तो आकर्षण क्रिया में होगा या विकर्षण क्रिया में। जब आकर्षण और विकर्षण मुक्त है तब कोई भार नहीं। तो कोई इकाई जब चक्कर काट रही है जिसमें ना आकर्षण है ना विकर्षण, ना आकर्षण का मतलब पास आना, विकर्षण का मतलब दूर जाना, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, केंद्र से आगे केंद्र गामी पर। अब आप उसको भी संख्या दे दो हम, और देखिए उसमें सिद्धांत होता है विज्ञान में कि भाई जो चीज जितने सिंपल उससे एक्सप्लेन हो जाती है, वही फिनोमेना, उसको स्वीकारा जाता है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि इकाई जो है वो आकर्षण विकर्षण मुक्त होती है परिक्रमा में, और इस वजह से वो भार नहीं है। अब इसमें आप बोलिए दो बल लगते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, अब उन बलों की गणना करनी पड़ेगी, कैसे होगा क्या होगा, और जबकि इसको आप देख लीजिए किसी भी स्तर पे देखिए, तो वही तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, जियो स्टेशनरी को कितनी हाइट पे रखना है, वो फॉर्मूला पूरा वो तो सिंक्रोनाइज्ड स्पीड्स का है। तो कितनी स्पीड पे देखिए, कितनी मात्रा, कितना बड़ा सैटेलाइट है, उसे कितनी दूरी पे रखने से उसकी स्पीड उतनी बनेगी, वो तो अलग चीज है, उसकी गणना अलग। कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी इकाई है, जैसे चंद्रमा ही धरती की परिक्रमा करता है, चंद्रमा का भार नहीं है धरती की तुलना में, कोई भार नहीं। चंद्रमा और धरती का सूर्य की तुलना में कोई भार नहीं, इस सापेक्षता इतनी मात्रा है पर भार नहीं। ऐसे ही जो परिवेशीय अंश है उनका नाभिकों के में कोई भार नहीं। सही। हाँ जी, आकर्षण विकर्षण और शून्य आकर्षण तीनों सिद्धांत। आकर्षण मतलब पास आना, विकर्षण माने दूर जाना, शून्य आकर्षण मतलब निश्चित अच्छी दूरी में बने रहना। माइक लेके बोले भैया, माइक दीजिए भैया, माइक कहाँ? 3 माइक होने चाहिए। ये विकर्षण में दूर जाने का क्या क्राइटेरिया है, दूर कैसे जाते हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काम करता है या कोई और विधि है? नहीं, दूर जाने के हर परिस्थिति के अलग कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा, वो धरती की दिशा से दूर जाता हुआ दिखता है ना, लेकिन उसमें असल में क्या हो रहा है, जो हवा है उसका घनत्व अधिक है और वो जो गैस उसमें भरी है उसका घनत्व कम है, तो कम घनत्व वाली चीज ऊपर रहती है, अधिक वाली नीचे रहती है, वो ऊपर जाता है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं, देखने वाला बोल रहा है कि वो धरती से दूर जा रहा है, विकर्षण हो रहा है, जबकि वो क्या है, वो अपने स्थान को पा रहा है व्यवस्था में। तो वो तो परिस्थिति में कैसे हम चीजों को देखते हैं, है ना। जैसे दो चुंबकीय वो वस्तु ले, उनके समान ध्रुवों को पास लाएंगे तो उसमें एक विकर्षण होता है।
ना, असमान ध्रुवों को पास लाएंगे तो उसमें आकर्षण होता है। तो कौन सी परिस्थिति है उसमें अलग अलग सिद्धांत से ये चीज है। चंद्रमा धरती को नहीं खींच रहा, धरती चंद्रमा को नहीं खींच रही। हाँ बताइए ना, माइक में जो बीच में ऑब्जेक्ट हैं जो वहां पर चंद्रमा पर जाते हैं, जब चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं तो फिर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है। हाँ, कब क्या काम करता है? चंद्रमा पे धरतियां हैं, तो जो भी वस्तुएं हैं वो चंद्रमा के ऊपर भार को व्यक्त करती हैं। जो वस्तुएं धरती पे हैं वो धरती के साथ भार को व्यक्त करती हैं। इसमें क्या पता? चंद्रमा जो है धरती पे कोई भार व्यक्त नहीं कर रहा, धरती है चंद्रमा पे कोई भार व्यक्त नहीं कर रही। इस बात को हम क्या बीच में कोई न्यूट्रल जोन रहता है क्या जिसमें भार भी नहीं ले जाते हैं? देखिए, भार जो है वो आकर्षण से, ठीक है, बीच में क्या चीज है? प्राकृतिक विधि से तो धरती और चंद्रमा के बीच में कुछ नहीं है, है ना? अब मनुष्य ही कोई सैटेलाइट को छोड़ता है आसमान में, है ना? जिस सैटेलाइट को हमने छोड़ा उसको हमने पहले से ये गति पथ पे बांधा हुआ है कि धरती के आसपास चक्कर काटे, तो उसका धरती के साथ एक संबंध बन जाता है। धरती के साथ उसको पहचान के निर्भर करता रहता है, वो कुछ सीमा में। उसमें चंद्रमा का कोई हस्तक्षेप नहीं। लांच में जाते हैं, जब चंद्रमा को उतारते हैं तो वो पहले इसको पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड पार करते हैं, फिर अंतरिक्ष को पार करते हैं, फिर उस चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचते हैं। तो वो अलग विधि है। बताइए ना, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो आकर्षण, वो उसका अट्रैक्ट करेगा अपनी पर धरती पर गिराने के लिए। इसको थोड़ा बाद में चर्चा कर लेते हैं, या इसके अंदर क्या है कि हम बहुत सारी चीजें माने, इसको समझे नहीं। देखिए, कभी भी भार होगा, कहीं पे भी भार को अगर पहचानेंगे वहां आपको पहले आकर्षण या विकर्षण को पहचानना। धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, इसको कैसे बोलेंगे? 200 किलोमीटर बताया ना, 200 किलोमीटर होता है। हमने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट डाले हुए हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? उनको गिर जाना चाहिए। एडिशनल फोर्स अप्लाई किया गया है। कौन सा एडिशनल फोर्स? जो उसमें एनर्जी दिखाई है, उसको मेंटेन कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करने के लिए। देखिए, उस ऑर्बिट के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो कुछ समय के लिए रहती है, कृत्रिम चीजों की, क्योंकि वो अपने आप में स्टेबल ऑर्बिट्स नहीं। कुछ समय के लिए वहां पे इकाइयां घूमती रहती हैं, थोड़ी देर बाद वो अपने ऑर्बिट से भटकती हैं, तब उसका इंजन ऑन होता है, उसको फिर से कोलैप्स साबित करती है। क्योंकि ये व्यवस्था के स्वरूप नहीं, ये कृत्रिम स्वरूप है, हम अपनी जोर जबरदस्ती से उसको डाल रहे हैं, तो उसको करना। बट चंद्रमा जैसे है धरती के आसपास, वो भी परिक्रमा कर रहा है, उसका तो कोई इंजन नहीं चलता, उसका तो कोई इंजन ऑन नहीं होता, उसको परिक्रमा में बनाया। उतनी मात्रा में, तो चंद्रमा की मात्रा तो बाकी जितने भी हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं उससे कहीं अधिक मात्रा है। वो कैसे स्टेबल? गति की वजह से। गति क्या चीज दे रही है? गति की जो बात अगर विज्ञान के आधार पे आप करेंगे, उधर तो जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन। mc स्क्वायर क्या चीज? E is equal to mc स्क्वायर। E is equal to mc स्क्वायर उधर अप्लाई नहीं। देखिए, गति के अंदर क्या है? चंद्रमा की कोई गति, जब विज्ञान से या क्लासिकल फिजिक्स से आप गति की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात है कि कोई इकाई अपनी दिशा में हमेशा चलती रहेगी जब तक उसमें बाहर से कोई दबाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा विज्ञान बताता है। न्यूटन का लॉ ही। आप बताइए, चंद्रमा सीधी लाइन में चल रहा है कि परिक्रमा कर? परिक्रमा परिक्रमा में है तो उसके ऊपर भारी कोई दबाव पड़ रहा होगा निरंतर, तभी तो परिक्रमा में सीधी लाइन में नहीं होता। क्या भारी दबाव है?
एक्सेलरेशन में हो गया ना, सर्कुलर मोशन। आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो शायद। गति के कारण शून्य आकर्षण में चला गया ना। अब देखिए, आप विज्ञान से दर्शन में जब जो वहां पे गति बता रहे हैं, उधर क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा तो सीधी लाइन में ही भागना चाहता है और धरती ने उसके ऊपर एक ताकत लगा रखी है, सीधी लाइन में नहीं भाग। ये दोनों ताकत बराबर हो गई, इसलिए वो चक्कर काट रहा है, वो फंस गया। इस बात को वो कह रहे हैं, ये भैया उसी बात को बता रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई फंसावट नहीं है, दबाव प्रभाव में नहीं है कोई भी। सभी इकाइयों की प्रवृत्ति है व्यवस्था को व्यक्त करने। ग्रहों की व्यवस्था है सौरमंडल के, तो उसके स्वरूप में वो अच्छी दूरी को पहचान के एक दूसरे के साथ शून्य आकर्षण में कार्यरत, यानी ना तो आकर्षण में रहते हैं ना विकर्षण में रहते हैं। उधर क्या बोल रहे हैं, आकर्षण भी चल रहा है और विकर्षण भी। चंद्रमा दूर भागना चाहता है, धरती उसे पकड़ के पास खींचना चाहती है, ये कैंसिल आउट हो। इस हम उसको ज्यादा सिंपल देखेंगे, पर जो ठीक लगे उसी को स्वीकार। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, इसी को अगर देखें, ये परिक्रमा करते हुए अगर वो शून्य आकर्षण की स्थिति में है तो वो धरती से भटक तो नहीं जाता, मतलब परिक्रमा ही क्यों कर रहा है? क्योंकि परिक्रमा कर रही है, वो संबंध को पहचान के निर्वाह कर रही है, व्यवस्था प्रवृत्ति के साथ, उस नियम के साथ पहचानना निर्वाह करना ही मूल नियम, जो सत्ता में घिरे रहने से। इकाई जो है अकेले रहने की प्रवृत्ति में नहीं है, साथ रहने की प्रवृत्ति। साथ रहने का मतलब दबाव प्रभाव नहीं। अभी तक जो साथ रहने का अर्थ समझा गया इंद्रिय गोचर विधि से, उसमें दबाव प्रभाव को ही आधार माना। इधर कह रहे हैं बिना दबाव प्रभाव के साथ रहने की प्रवृत्ति, यही तो मूल अंतर है। तो वो साथ कैसे रह रही है, तो अगर उसको हम फिजिक्स की टर्म्स में पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मोमेंटम का कंजर्वेशन उस पार्ट, इसलिए होता है। उससे भटकने से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लॉस वायलेट, वो सबसे लीस्ट एनर्जी एक्सपेंड का मॉडल जितने भी परिवेश है ना। तो इसको दर्शन की भाषा में कैसे बोला है, इसको बोला कि जैसे इसको एक, जैसे तो उपमा उपलब्धि नहीं होती, फिर भी कभी कभी परिचयात्मक बातों के लिए उसका प्रयोग कर लेते। उसमें क्या है कि जैसे आप लोगों ने गिटार देखा होगा, गिटार में बहुत सारी तारें होती, किसी तार को कहीं भी छुओ तो कोई आवाज आती है कि नहीं आती? हर तार पे कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। आप आवाज हाथ कहीं भी लगाओ, बहुत सारी ध्वनियां हैं, बस 7 निश्चित जगहें हैं जहां पे हाथ लगाने से सुर निकलता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था के सुर हैं, ये जो निश्चित अच्छी दूरी है। ये जो परमाणु की 121 प्रजातियां हों, या ये धरती और सूर्य की दूरी है, या ग्रह की निश्चित दूरियां हैं, या चंद्रमा की धरती से दूरी, ये सब सुर है। सुर का मतलब ये हार्मनी, बैलेंस, संतुलन। इससे बाहर जाने से संतुलन बिगड़ता है, इसलिए बाहर नहीं जाते। इसका मतलब अभी तक जैसा हम सोच रहे थे कि क्योंकि घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति दोनों हैं, तो घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए वो भारहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है, न्यूट्रलाइज कुछ नहीं करती। घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति का वो संबंध नहीं है, वो ऐसा कुछ। घूर्णन गति का अलग रोल है, घूर्णन वर्तुलात्मक गति का भी बात करें, उससे कंपनात्मक गति बनती है, उसका आधार। हाँ हेलो, परमाणु अंश है वो भी व्यापक में डूबा गिरा है, तो अक्षय बल ऊर्जा संपन्न है। देखिए, अक्षय बल, अक्षय शक्ति जो संज्ञा है वो गठनपूर्ण परमाणु के रूप में,
है ना, उसका कारण क्यों है कि किस प्रकार का बल या शक्ति को इकाई व्यक्त करेगी वो उसके गठन पे निर्भर रहता है। तो जड़ इकाइयों का गठन बदल जाता है, तो जब गठन ही बदल गया तो शक्ति और बल का स्वरूप बदल जाएगा, तो इसलिए उसको अक्षय नहीं बोलते, है ना। पर एक अर्थ में पहले भी वो बल को व्यक्त कर रहा था, जब गठन बदल जाएगा कभी कोई और बल को, उस रूप में तो वो अक्षय है, लेकिन उसका स्वरूप बदल रहा है, इसलिए उसको अक्षय बल अक्षय शक्ति नहीं बोलता है। भैया शून्याकर्षण आपने जो उदाहरण दिया उससे समझ में आया। हाँ। एक बात जो नहीं समझ में आ रही है वो है उल्का पिंड को कैसे समझाएंगे? उल्का पिंड में क्या समस्या है? क्योंकि वो तो कोई निश्चित दूरी रखता नहीं है और वो ना ही पहचान रहा है। हाँ। वो निश्चित दूरी तो रख नहीं रहा है। पहचान तो रहा है, तभी तो धरती के पास आ रहा है। निश्चित दूरी तो नहीं बना रहा है। हाँ, नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? उसका सिद्धांत क्या है? नहीं पता। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। बहुत सामान्य सी बात है कि जो उल्का पिंड है, मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई पड़ता है, अब प्रकृति के अंदर पूर्णता के लिए प्रेरणा है। पूर्णता व्यक्त होने के लिए ग्रह गोल पे ही ये चार अवस्थाएं प्रकट हो सकती। अंतरिक्ष में आपको कोई वनस्पति नहीं मिलेगा, कोई पेड़ है ऐसा नहीं मिलेगा, कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा, किसी धरती भी मिलेगा। तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति किस स्टेज पे होता है? धरती की सतह पे होता है। धरती भी एक निश्चित आकार की होनी पड़ती है, उस पर एक निश्चित प्रकार का वायुमंडल, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जो ऐसे मान लीजिए धूल का गुब्बारा है या कोई पत्थर है या कुछ है, अब इनका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसके ऊपर आगे का विकास क्रम हो सके। तो ऐसी इकाइयों का क्या होता है, ये जाके अपने से बड़ी इकाइयों में विलय होता है, उनों में भागीदार हो जाता है। वही उनका पिंड। उनकी भागीदारी किस प्रयोजन से है? मतलब वो भागीदारी करने आते हैं, मैं समझ गया, लेकिन आते तो विलय हो, मतलब उसका होता है, वो भागीदारी किस प्रयोजन से? इस प्रयोजन से मतलब विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। नहीं तो आके करते क्या है, उनका हेतु क्या है? मान लीजिए विलय हो गए, पृथ्वी में आके उसका विलय होना, हाँ। उससे पृथ्वी को क्या मिला विकास क्रम में और जागृति क्रम में? तो कुछ प्रभाव मिला उसका आप शोध करना पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव लाते हैं। हाँ, क्या क्या मटेरियल लाते हैं। आप देखते हैं जो मीटियोराइट्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो धरती पे पहले नहीं रहते हैं, वो कुछ मीटियोराइट से आते हैं, तो ऐसा ही योगदान होता है। तो ठीक है, तो बार बार ये भी जब बात हो जाती है कि ये कोई आके टकरा जाएगा और पृथ्वी को नुकसान होगा, तो ये भी हम यही समझे कि ये व्यवस्था के अर्थ में है, ये विकास क्रम और जागृति के अर्थ में ही है। टकराने वाला जो है नुकसान करने के लिए नहीं है, योगदान करने के लिए जो सामान्य है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। धरती के ऊपर बहुत बड़ा कवच है, चंद्रमा भी एक कवच का काम करता है। उसके बाद 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पे है ना वैन हेलन करके मैग्नेटिक बेल्ट्स जो कि बहुत सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत परतों के अंदर बहुत सारा वो है, उसमें से आता वही है जो धरती के लिए मतलब लाभकारी हितकारी। ऐसी चीज जो इसको ऊपर डैमेज कर सकती है वो रीड है। और ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है अस्तित्व में मानव के अलावा जो विषमात्मक कार्य को करेगी। हमने जो सैटेलाइट भेजा वो आके हमारे सर पे जरूर गिर सकता है, वो तो बिल्कुल है ना। कोई उल्का पिंड आ जाए कहीं किसी शहर पे गिर जाए, ये भी संभावना है, इसको भी कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन उससे मानव जाति खत्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ जी, इसमें भी भैया रिमेम्बर कि जब उल्का पिंड गिरे थे और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, तो एक हाइपोथेसिस है। हाँ, लेकिन उसी हाइपोथेसिस में ये भी बताते हैं कि मानव के होने के लिए वातावरण भी बना है, जीव व्यवस्था और इस रूप में विकसित हो। देखिए ऐसे भी मिलता है कि मैमलियन जो लाइफ थी वो डायनासोर के साथ पे शुरू हो चुकी। वो डायनासोर्स के खत्म होने के बाद पूरी वो देखिए आज से 40-50 साल पहले शायद ऐसी बातें रही होगी, अभी तो काफी कुछ इसमें परिवर्तन हो गया। बहुत सारे हाइपोथेसिस और आते हैं। जैसे जो सबसे प्रचलित होता है हमने सुना होता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, यूनिवर्स के बारे में
एक सबसे प्रचलित जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। और बहुत सारे भौतिकवादी विज्ञान के लोगों ने ये भी बताया, स्टेडी स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मॉडल हैं, तो वो भी अध्ययन की वस्तु, वो भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसे डायनासोर्स के खत्म होने के लिए उल्का पिंड आके गिरा, एक हाइपोथेसिस है, उसकी और भी एक्सप्लेनेशंस और विज्ञान। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि भाई जब तक उसकी आवश्यकता थी तब तक हो रहा है, जब उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं थी तब वो किसी कालक्रम में हो सकता है घटना विधि से, हो सकता है किसी प्रक्रिया के अंतर्गत वो उसकी विलुप्त हो गया, दूसरी प्रजाति है। दोनों संभाल है, मैं उसको बोलूँ उससे फर्क भी नहीं पड़ता हमारे। मूल मुद्दा ये है कि जो घटनाक्रम घटित हो रहा है नियति विधि से, वो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के अर्थ में घटित हो रहा है। ये मूल मुद्दा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, ये एक दो अंश का परमाणु है, एक केंद्र में और एक परिवेश में अंश होता है, तो ये इनकी भूमिका निश्चित है। एक केंद्र वाला हमेशा केंद्र नहीं रहेगा। हाँ भाई, जब जो केंद्र में आ गया वहां के काम करने लग गए, अब उसको क्यों बदलने की जरूरत? जब गठन परिवर्तन होगा तब हो सकता है वो दूसरे, जब दो परमाणु मिले, है ना, तो केंद्र वाले केंद्र में ही रहने और परिवेश वाले परिवेश में साथ में इकट्ठे। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि बड़े में जाके छोटा समाया तो उसके दोनों अंश परिवेश में चले गए। ये सब संभावनाएं तमाम रखी। भैया आपने ये बताया था कि परमाणु अंशों में दर्शन कह रहा कि कोई आवेश नहीं होता। परमाणु में आवेश होता है नहीं होता? बिल्कुल आवेश रहित। परमाणु संतुलन, हर परमाणु प्रजाति एक संतुलन, बिल्कुल आवेश रहित। बहुत सारे शिविरों में आपने सुना हो सकता है, वो गलत। जड़ परमाणु आवेश में नहीं। ये जो एक मिनट की बात कुछ हिला। साइंस तो जैसे ही कहता है कि नेगेटिव पॉजिटिव मिल तभी मिलता। साइंस भी आवेश में नहीं कहते परमाणु, वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश में है, प्रोटॉन आवेश में है, तो परमाणु न्यूट्रल है। कुछ लोग भूखे दर्शन के पढ़ के बोलते हैं भूखे परमाणु अजीम वो आवेश में या अजीम परमाणु आवेश में। अजीम भी न्यूट्रल है, भूखे भी न्यूट्रल है, सब संतुलन में, पूरी व्यवस्था संतुलन में है, आवेश में नहीं। आवेश में होने से कोई संतुलन नहीं बनता। सब चीजें स्वभाव गति में, स्वभाव गति में ही व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो साइंस में आवेश में कह रहे हैं, आवेश मतलब जो खींचतान चल रही है, ऐसे हिसाब से साइंस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए एटम से तोड़ के बाहर निकालते हैं, तब तो बेचारा आवेश में आना ही है। छिपकली की पूंछ कटती है तो तड़पती है, आवेश में आ जाती है ना। जब छिपकली में लगी है तो थोड़ा आवेश में। आवेश का मतलब प्रभाव है, सामान्य स्थिति से हट जाना, स्वभाव गति से हट जाना ही आवेश। संतुलन से असंतुलित होना ही आवेश। बाबा जी हमसे पूछा करते थे तुम लोग शरीर का अध्ययन क्यों बायोलॉजी में? बताते थे हाँ स्कूल में वो मेंढक को काटे, तो बोले तो मेंढक का अध्ययन क्यों है, कटे हुए मेंढक का अध्ययन? कटा हुआ मेंढक तड़पता होगा कि नहीं तड़पता होगा? तो उसमें मेंढक का अध्ययन कहां से हो? बताइए, सोचने की बात है कि नहीं? तो अध्ययन जो होता है व्यवस्था का, वो हस्तक्षेप करके नहीं, स्वभाव गति में ही अध्ययन। और उसके लिए ज्ञान चक्षु ही एकमात्र विधि।
इंद्रिय गोचर से जाओगे तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ये हाँ जी भाई, ये जो अजीर्ण परमाणु है, वैसे तो सभी परमाणु स्वभाव गति में हैं, लेकिन जिस क्षण उसमें से अंश बहिर्गत होता है तो कुछ मोमेंट के लिए वो आवेशित होगा। हाँ तब तो होगा। आप पढ़े ही हो, आप पढ़े ही है ना साथ में। हाँ ठीक है। अभी हम समाधानात्मक भौतिकवाद की चर्चा नहीं करेंगे, अपना व्यवहार दर्शन के मुद्दों पर। हाँ अगर आप इस पर चर्चा करने वाले हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये जो एक ही जाति के हैं सारे परमाणु हैं। हाँ बताइए क्या थोड़ा सा और मतलब क्या मतलब इसको तक कैसे बिठाएं, क्योंकि विज्ञान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले गए हैं। अभी बताया ना मैंने, तो वो भागीदारी के हिसाब से है। देखिए विज्ञान बोलता है 3 प्रकार के। उन्होंने कैसे पता किया? उन्होंने किसी पदार्थ के अंदर आवेश किया, उससे उनको कण मिले, जो कुछ जो थे पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। पॉजिटिव वालों को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, नेगेटिव वालों को प्रोटॉन। इसको जोड़ने से जो मात्रा मिलती है एक परमाणु में वो आधे से कम मिलती है। इस आधार पे वो बोले कि नहीं, इसमें ऐसा भी कोई कण होगा जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, पर उसमें मास होगा, ऐसा बोला। उसके आधार पे न्यूट्रॉन की परिकल्पना, उसके आधार पर उन्होंने कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, यानी विज्ञान क्या कह रहा है कि चार्जलेस पार्टिकल होता है। ये बात न्यूट्रॉन के संबंध में हम बोल रहे हैं सभी पार्टिकल चार्जलेस होते हैं। अब दूसरा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन का मास है ना, वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन का मास काफी सब्सटैंशियल है उसकी तुलना में। तो न्यूट्रॉन का जो मास है उसकी गणना प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास आसपास है ना। तो जो नाभिकीय अंश है उसका मास तो बराबर नहीं है ना। अब जो परिवेशीय अंश का मास कम है, इसका कारण क्या है? तो पता चलता है मास को मेजर करने की कोई विधि नहीं है, उसको भार से ही मेजर किया जाता है, F=mg से निकालते हैं उसको। तो अब जो मास है उसका वो तो बदलता नहीं होगा, सही बात है। तो उसका हम बता रहे हैं कि कोई भी परिक्रमा कर रहा है उसका भार आपको मिलेगा नहीं, भार नहीं मिलेगा तो आप नेग्लिजिबल मान लेते हो। भार नेग्लिजिबल से आप ये निष्कर्ष निकालो मास भी नेग्लिजिबल है। हम बोल रहे हैं ये निष्कर्ष करें, मास उतना ही है जितना का उसके नाभ के अक्ष, पर वो परिक्रमा करने से उसका भार शून्य आकर्षण में होने से आपको भार नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत से जो मास का डिफरेंस है ये भी खत्म हो गया, चार्ज का डिफरेंस पहले ही खत्म हो गया। अब ये जो चार्ज ऑब्जर्व किया जा रहा है ये कहां से आ रहा है? तो भाई कोई व्यवस्था को जो आप तोड़ते हो उसमें आवेश होता है, वो दिखता है। It's something like that लाइट है वो अच्छी निश्चित दूरी से बाहर चली जाएगी तो वो आवेशित ही हो जाएगी। अगर अच्छी निश्चित दूरी में है अर्थ के साथ तो वो स्वभाव गति नहीं है। सैटेलाइट के एग्जाम्पल ठीक नहीं है उसमें, तो मैं वही बोलता हूँ जैसे व्यवस्था के रूप में आप देखिए, जब बात करें छिपकली की बात करें, उसकी पूंछ जब टूटती है तो तड़पती है, जब जुड़ी रहती है तो अपना स्वभाव गति में। या आप किसी भी व्यवस्था को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ आवेश दिखता ही है, और मानव ही है जो व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है। बाकी सब व्यवस्था के परिमार्जन, एक स्तर की व्यवस्था फिर अगले स्तर की व्यवस्था उससे अगले स्तर की। ये मानव व्यवस्था को समझा नहीं है, मनमानी में लगा रहता है, किसी तोड़ लेता है, तो खुद ही परेशान होता है। ठीक है, और बताइए आगे जी। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़े। तो हमने देख मानव में जो भी आकर्षण विकर्षण शून्य आकर्षण वो उसकी चेतना के स्तर से है। जीव चेतना का आकर्षण कहाँ होगा? आग की तरफ है, मैथुन की वस्तुओं में होगा। ठीक है, मानव चेतना का कहाँ होगा? ऐष्णा के अर्थ में होगा। और देव चेतना दिव्य चेतना का कहाँ होगा? वो उपकार के। ठीक है, यहाँ पे आकर्षण। तो अमानव को विकर्षण किससे होगा? तो प्रतिकूलता से, असुविधा से, है ना,
जिम्मेदारी को निर्वाह करने से, इन सबसे विकर्षण। हाँ, इससे विकर्षण होता है। सामने वाला करे मैं ना करूं, इसी उसमें लगे रहते हैं। ठीक, मानव को विकर्षण किससे होगा? अन्यथा से होगा, है ना। देव मानव को विकर्षण किससे होगा? अव्यवस्था से। दिव्य मानव को असत्य से। सामान्य आप निकाल, ठीक है ना, जितना पर्याप्त है। संतुलित होना, तो अमानव तो संतुलित हो नहीं पाता है, उसका शून्य आकर्षण का अवधि छोटी रहती है। कब होती है? जब वो अपनी स्वभाव गति में रहते हुए अध्ययन करता है। तो वो आकर्षण विकर्षण से मुक्त होकर जब अध्ययन करेगा, तब उसको तुलना कर सकते हैं शून्य आकर्षण की। वो भी प्रभावित नहीं, वो अपने विकास के लिए भी अपनी शक्तियों को नियोजित कर रहा है। मानव जो है वो न्याय के अर्थ में, धर्म के अर्थ में, सत्य के अर्थ में, जो मानवती मानव है, ये इसके अंदर शून्य आकर्षण है, तभी तो कर पाते हैं। ठीक है, स्थित होने पर मध्यांश का कार्य व परिवेश में स्थित होने पर परिवेशीय अंशों का कार्य को संपन्न करता है। यह हम बात चर्चा होगी स्पष्ट। आगे में कुछ अंश परमाणु के केंद्र में स्थित हैं, जिन्हें मध्यांश या नाभिकीय अंश संज्ञा, ये हम बात कर रहे हैं। परमाणु में कुछ अंश मध्यांशों से निश्चित दूरी अर्थात न्यूनतम अधिकतम सीमा अर्थात परिवेश में रहते हुए उनकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे अंशों को परिवेशीय अंश संज्ञा कहते हैं। ये भी बात होगी। मध्यांश निरंतर घूर्णन गति में रहते हैं। किसी इकाई का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। ये चर्चा हमारी होगी। फिर स्वयं में घूर्णन गति करते हुए वर्तुलात्मक गति करते हैं। किसी इकाई की किसी दूसरी इकाई की परिक्रमा करना वर्तुलात्मक गति कहलाता है। ये बात हमारी पूछी। हाँ जी, किसी इकाई का दूसरी इकाई की परिक्रमा इधर है। इसकी दूसरी लाइन है, किसी इकाई का दूसरी इकाई की परिक्रमा करना। तो परमाणु अंश में यदि परिवेशी अंश मध्यांश की परिक्रमा करें तो इन दोनों को इकाई मान रहे हैं। हाँ, इकाई तो है ही। ठीक है, इकाई की परिभाषा है 6 ओर से सीमित पदार्थ पिंड, यानी जो पदार्थ से बना हुआ है और सीमित है। परमाणु अंश भी ऐसे, परमाणु भी ऐसे ही है, अणु भी ऐसे ही है, धरती भी ऐसी है। ये सब इकाई। ठीक है, ये बात हम कल कर ही चुके हैं कि प्रत्येक एक में अनेक समान है। थोड़ा सा उस पर और चर्चा करते हैं छोटी सी। प्रत्येक एक में अनेक समान है। जैसे हम देखते हैं कोई भी इकाई होगी वो अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ, उदाहरण के लिए वातावरण में हाइड्रोजन गैस है और वातावरण में ऑक्सीजन गैस की, हाइड्रोजन अलग है, उसी हवा में दोनों मिक्स हैं। हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, पर इसको हम मिक्सचर कहते हैं गैस, यानी दोनों का अलग अलग आचरण बना हो। फिर वातावरण में पानी भी है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना, योग से बना। अब इसमें क्या अंतर आ गया? वहां पे भी तो साथ में, यहाँ पे भी साथ में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर क्या है कि प्रत्येक एक अपने प्रभाव के साथ होता है। ठीक है, जब वो संयुक्त आचरण में आता है, संयुक्त आचरण का मतलब क्या है? अब मिलके एक प्रभाव को व्यक्त करना, इसको बोलते हैं संयुक्त आचरण। तो जब हाइड्रोजन हवा में है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक प्रभाव को व्यक्त नहीं करता, एक रासायनिक प्रभाव को व्यक्त नहीं करता। तो क्या होता है? अब ये दोनों इकाइयां हैं, जब इनका योग होता है
तो इनके प्रभाव क्षेत्र जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं। तीसरी इकाई होगी तो वो भी जुड़ जाएगा। है ना, कोई चौथी इकाई भी होगी। ये जो सब साथ आ रहे हैं ऐसे, ये अलग होना और साथ होना, इसका भेद है ये महत्वपूर्ण मुद्दा समझने। अलग होने का मतलब क्या है? अपनी अपना आचरण अलग अलग, संयुक्त आचरण में संयुक्त प्रभाव को प्रकट करना, ये होता है एक होना। कंपाउंड के अंदर भी तो यही होता है कि दो इकाइयां अपने अपने आचरण को छोड़ के किसी तीसरे आचरण को व्यक्त करती हैं। ये वही है, वही बात। उसका जो फिजिकल पार्ट है कि वो जो आचरण व्यक्त कर रही है उसको अगर प्रभाव क्षेत्रों में देखेंगे तो ऐसा है। आपने इसमें योग वर्ड क्यों यूज किया? योग का मतलब मिलन, साथ रहना, इसी को योग है। ठीक है? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जैसे मानव एक इकाई है या फिर पृथ्वी एक इकाई है। पृथ्वी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मानव समूह को अगर हम देखते हैं तो वो एक इकाई के रूप में बोला जा सकता है। अगर उसमें से मानव भी एक इकाई है, मानव शरीर के अंदर पानी है तो वो भी एक इकाई है, और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग अलग बना है, वो भी इकाइयां हैं। फिर हाइड्रोजन के अंदर भी जो अंश हैं वो भी इकाई हैं। ये सारी इकाइयां हैं, लेकिन इकाइयों को जो डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं वो उनके आचरण के हिसाब से डिफरेंशिएट। तो हम किस तरह के आचरण करें? जैसे एक इसमें से जो निरीक्षण करने का मुद्दा क्या है, हम अभी परिवार में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, है ना। हम मतलब एक आचरण कर रहे हैं मिलकर, यानी एक कोऑर्डिनेटेड आचरण कर रहे हैं, या सब बिखरे हुए? परिवार किसको कहते हैं? हम एक छत के नीचे व्यक्ति रह रहे हैं या एक परिवार रह रहे हैं? उत्तर देने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है। अपने अपने परिवार को ध्यान देना। जब तक हम संयुक्त आचरण में नहीं आए, और संयुक्त आचरण में दबाव प्रभाव से नहीं आए, जोर जबरदस्ती से नहीं आए, भय प्रलोभन आस्था से नहीं आए, समझदारी पूर्वक ही आ पाए, व्यवस्था के अंतर्गत ही आ पाए, तभी संयुक्त आचरण में सच होगा। यही प्रेरणा कहां से आती है? इसी का अध्ययन करके देखो। प्रकृति में परमाणु तक ये कर पा रहा है, परमाणु से बने अणु भी यही कर पा रहे हैं, सभी रचना यही कर पा रही है, तो मानव क्यों नहीं कर रहा? तो मानव को करने के लिए, प्रेरणा के लिए ही इस बात को चर्चा किया। ठीक है? तो अलग होना और साथ होने का अर्थ ही, साथ होने का मतलब है संयुक्त आचरण। संयुक्त आचरण की अवधि कैसे बढ़ती है? अगर वो स्वयं स्फूर्त विधि से साथ है। जब वो भय प्रलोभन से साथ आते हैं थोड़ी देर के लिए रहते हैं, भय प्रलोभन आस्था से साथ आते हैं, आस्था में थोड़ी अवधि थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, पर वो पूरी नहीं पड़ती। ठीक है? इसलिए मध्य दर्शन में आस्था के लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई भी प्रेरणा नहीं। क्या घोषणा रखी आपने? हाँ जी, जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? हाँ, जैसे बॉडी, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक बॉडी के रूप में संयुक्त आचरण चल रहा है। अब इसमें से हाथ काट दो, पैर काट दो, उसका कोई अस्तित्व बचता है? मिट्टी हो जाती है। सबने मिलकर के स्वीकारा हुआ है। भैया इसीलिए कंफ्यूजन आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर हमारे परिवार में हम देखना चाहते हैं तो हमने ये मान के रखा हुआ है, या अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस है, कि हमारे लक्ष्य एक नहीं है। ब्रॉडर मीनिंग में है, ब्रॉडर मीनिंग में इस तरह से है कि हम सबको सुख शांति से रहना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, पर हमारी रुचियाँ अलग हैं, हमारी रुचियाँ अलग हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स अलग हैं, हमारी संभावनाएं अलग हैं।
देखिए, रुचियां अलग होना सही स्वाभाविक सी बात है। रुचि कोई एक होने का आधार नहीं बनता। देखिए, रुचि के बारे में बस सामान्य सी बातें बच्चों से कहता हूँ, है ना। जैसे छोटे बच्चे थे तो आगे हम पढ़ाई क्या करें, मेरा इंटरेस्ट इसमें, तो मैं बोला देखो रुचि को भी आधार बना के चूज किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, पर पहले रुचि को देख लेते हैं, रुचि का मतलब मौलिकता क्या है। तो जब तुम छोटे थे, है ना, मान लीजिए 2 साल के, तो तुम्हें किस चीज में रुचि आती थी? फिर जब 4 साल के हो गए तो किस चीज में रुचि आने लगी? वो सेम थी या बदल गई? फिर जब 8 साल के हो गए तो किस चीज में आने लगी? सेम थी या बदल गई? तो पता चलता है आयु के साथ रुचियां बदलती जाती है, समय के साथ रुचियां बदलती जाती है, परिस्थिति के साथ रुचियां बदलती जाती है। तो रुचि तो परिवर्तनशील है, मेरी रुचि परिवर्तनशील है। इसको आधार बनाएंगे तो क्या नहीं, मतलब 14-15 साल का बच्चा उस आयु की रुचियों से पूरी जिंदगी के लिए तय करे क्या करे। अब पूरी जिंदगी आप 14-15 साल की थोड़ा लेने वाले, आपकी तो रुचि बदल जाएगी। फिर आप हो गए 30 साल के, यार ये मैं कहां फंस गया, तो कोई और आधार सोच सकते हैं। अगर हमें नहीं मालूम है तो अपने से बड़ों से या अपने से शिक्षित से या अपने से अधिक विकसित से उसके बारे में बात कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो रुचियां जो है व्यवस्था का आधार नहीं है मानव। रुचियों के आधार पे क्या होता है, हम एक्टिविटी पार्टनर्स बनते हैं। आपके साथ हम योगा करेंगे ना, आपके साथ हम ना घूमने सैर करने जाएंगे, आपके साथ कहीं घूम पार्टी करने जाएंगे, ऐसे एक्टिविटी पार्टनर। कोई दोस्ती नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है, कुछ भी, ऐसे जिंदगी की करेंगे। चारों तरफ एक्टिविटी पार्टनर्स है, साथी कोई नहीं, ठीक है। तो आधार क्या बने? तो लक्ष्य आपने सही बोला, मोटा मोटा लक्ष्य हमें मालूम ही नहीं है, कोई ठीक से स्पष्ट ही नहीं है, लक्ष्य की बात भी नहीं। सभी माने हुए हैं पैसा कमाना, आपका नहीं कह रहा मैं, बोलूं मानव में सभी में ऐसी स्वीकृति है अधिकतर में कि पैसा कमाना एक महत्वपूर्ण बात है। जी अभी तक जितनी हमारी चर्चा हुई है उसमें कि हमारे आगे वाली पीढ़ियों ने पैसे की कमी देखी और उन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना और इसके लिए काम किया। लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं कि जब से हम समझदार हुए हैं, हमने इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के आकार, इस तरह की स्थितियां नहीं देखी है, तो हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। अब जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो हम अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, अच्छी निश्चित दूरी, मतलब हम ये देख रहे हैं, ये हम आपकी तरफ से जो सुन रहे हैं कि मानव को मानव की तरह, एक एंटिटी की तरह देखना, ये बहुत नई दृष्टि है। हम यही समझ के बैठे हैं कि हम तुंडे मति देना, हर मानसिक स्थिति एक सी नहीं हो सकती और हमें एक दूसरे को समझ के अच्छी निश्चित दूरी बना के चलना है, जिसमें सहयोग है, लेकिन दो मिलके एक नहीं हो सकता। देखिए, आपके मानने में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, उसमें तो किसी का भी हस्तक्षेप है। एक एक करके मुद्दे पर हम लोग ने परिमार्जन के लिए अपनी स्थिति को सामने रखना मैं जरूरी समझती हूं। बिल्कुल जरूर, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। इसके अंदर हमारे को जो मैंने जो सोचा, जैसे मैं भी मानता था एक टाइम पे, मेरे को तो पैसे से मतलब नहीं, फिर मैं देखता था पैसे के लिए तो मैं काम करता रहता था। मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ तो पैसे से मतलब नहीं है, ऐसा बोलना कितना उचित है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, व्यक्तिगत रूप में नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति अगर पैसे के लिए काम कर रहा है, यानी पैसे से इन्वॉल्वमेंट में काम कर रहा है, नहीं तो पैसे से प्रभावित है और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। दूसरा मुद्दा बनता है पैसा किस लिए चाहिए, तो पैसे से मुक्त नहीं हो सकता, अपनी आवश्यकताओं को पहचाना। आवश्यकता पहचान में आ गई, आवश्यकता पूर्ति के बाद हम पैसे के लिए उतना काम करते हैं जितना हमारे को आवश्यकता है, उससे ज्यादा उसके झंझट नहीं पाते, ठीक है।
इससे पता चलता है कि व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है या निकला हुआ, चाहे मैं हूं आप हो कोई भी, हर व्यक्ति के साथ ऐसा है। अब आता है कि साथ रहने का, है ना, कि भाई अच्छी निश्चित दूरी, साथ जो होता है निभाना, जिसको हम बोल रहे हैं एक होना, ये भी अच्छी निश्चित दूरी में ही होता है, बिना हस्तक्षेप किए होता है। इसकी संभावना है। सही बात है, आज की वर्तमान परिस्थिति में बड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा भी नहीं है कि संभव नहीं। यहाँ पे जो सूचना दे रहे हैं कि बिल्कुल संभव है और इसी के लिए प्रेरणा दी जा रही है। उसके लिए समझदारी अनिवार्य है। बिना समझदार हुए, बिना न्याय के अंदर प्रवृत्त हुए, ये संभव नहीं है। ये बात है। तो जब न्याय समझ में आता है तो संबंधों को जीना में आ जाता है, फिर हम साथ में जी पाते हैं, फिर हम साथ रह पाते हैं, एक हो पाते हैं। उससे पहले एक होना सही में बड़ा मुश्किल है, उससे पहले मुश्किल ही लगेगा। कोई बात भैया, हाँ जी, वो परमाणु में परमाणु अंश अच्छी निश्चित दूरी के साथ है। अभी जो परमाणु मिलकर अणु बनता है, जैसे अभी बताया एक्चुअल में, तो वहाँ वो परमाणु का अंदर अच्छी दूरी बनी रहती है या मिल सकती है? हाँ, तो भैया वो डायग्राम आप देख पाए जब मैं बना रहा था वो, तो क्या रहता है, परमाणु के जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो नाभिक में है वो नाभिक में रहते हैं, जो परिवेश में अंश है परिवेश में, यहाँ से अंश दूसरे में भागेंगे, दूसरे के इधर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं वैसा इधर नहीं बता है। ठीक है, दोनों दो परमाणुओं का एक यौगिक बनता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक गति पद बनता है, एक दूसरे के साथ वो एक नृत्य में आता है। बाबा जी ने यही भाषा लिखी, नृत्य लिखा। तो एक दूसरे के निश्चित अच्छी दूरी में, जैसे पानी के अणु को, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ये मिलके एक नृत्य करते हैं जिसकी एक अपनी अलग वाइब्रेशन बनती है। हाँ जी, तो ये जो है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन का प्रभाव क्षेत्र है दोनों का और जो ऑक्सीजन का है, ये तीनों कंबाइन करके एक नया प्रकार का प्रभाव क्षेत्र बना है। इसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो परमाणु का स्वरूप है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके काम करने के स्वरूप में परिवर्तन। मेरा प्रश्न है, वो परमाणु है उसमें अच्छी दूरी रहती है, उसमें परिवेशी अंश और मध्यांशों में निश्चित अच्छी दूरी, वो तो बराबर। मगर जो तीन परमाणु मिलके एक अणु बना है, हाँ, वो परमाणु, तीनों परमाणु के बीच में अच्छी निश्चित दूरी बनी रहती है। बिल्कुल बनी रहती है। हाँ, वो तो हर जगह रहेगी, चाहे वो अणु अणु मिलके और रचना बनाए, ये बड़ी रचना मिलके बड़ी रचना। जैसे हम पौधे भी लगाते हैं तो निश्चित अच्छी दूरी पे तो पनपते हैं, ऐसे वो हर जगह पे वही सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़े। तो मध्यांश तो उन मुद्दे पे जो है कंपनात्मक गति, है ना। अभी तक हमने घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति की चर्चा की। मध्यांश वो परिवेशीय अंशों की परस्पर गतियों के तालमेल से संपूर्ण परमाणु कंपनात्मक गति पूर्वक संतुलित रहता है। ठीक, ये पहली स्टेट आप देखिए। तो जो घूर्णन गति है वो परमाणु में सभी अंश घूर्णन गति को कर रहे हैं, चाहे परिवेश में हो चाहे नाभिक में हो, सभी के साथ घूर्णन गति कर रहे हैं। जो वर्तुलात्मक गति है वो परिवेशीय अंश जो मध्यांश की परिक्रमा कर रहे हैं, सब वर्तुलात्मक गति कर रहे हैं। कंपनात्मक किसकी है? अंशों की नहीं, एक अंश की, दो अंश की, परिवेशीय अंश की, मध्यांश की, ऐसे नहीं।
पूरे परमाणु के सभी अंश मिलके जो नृत्य कर रहे हैं इसका नाम है कंपनात्मक। ठीक, तो ये जो बात है इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, हल्का सा थोड़ा मन लगाना पड़ता है कि कंपनात्मक गति क्या है। ठीक, तो इसके अंदर जो सिद्धांत लिखा हुआ है वो लिखा है आकर्षण प्रत्याकर्षण के संयोग में कंपनात्मक गति, और प्रत्याकर्षण आकर्षण के संयोग में वर्तुलात्मक। ऐसा से आकर्षण प्रत्याकर्षण के संयोग में कंपनात्मक। तो अब इसमें एक नया शब्द आ गया, प्रत्याकर्षण क्या है ना? हाँ, सुना नहीं क्या बोले? आकर्षण प्रत्याकर्षण के योग में कंपनात्मक। ऊंचा बोलो थोड़ा। दूसरी स्टेटमेंट। अच्छा, तो प्रत्याकर्षण आकर्षण के योग में वर्तुलात्मक। पहले वाले में आकर्षण पहले है और प्रत्याकर्षण बाद में है, दूसरे वाले में प्रत्याकर्षण पहले है और आकर्षण बाद में। ये जो प्रति शब्द आता है, प्रति आकर्षण, इससे बना प्रत्याकर्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्या करिए? माइक लेके बोलिए। तो बोलने में माइक बार है। किसी के प्रति आकर्षण, लेकिन वो आकर्षण भी हुई है। हाँ, भैया बताएं। आकर्षण एक इकाई से दूसरी इकाई का जो आकर्षण है वो आकर्षण है, और जो अपाकर्षण उसके विरुद्ध जो बल है वो प्रत्याकर्षण है। बढ़िया, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक इकाई का दूसरी इकाई पे चुंबकीय प्रभाव जो है वो आकर्षण है, और प्रत्याकर्षण कभी किया नहीं। तो देखिए, पहले तो आकर्षण का मतलब है एक का दूसरे के पास जाना। बहुत सिंपल है, वो चुंबकीय प्रभाववश हो, विद्युत प्रभाववश हो, है ना, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाववश हो, किसी भी प्रभाववश हो, एक का दूसरे के पास जाना, इसका नाम आकर्षण है ना। युवावस्था में मानव में होता ही, फिल्मों में खूब दिखाते हैं। आकर्षण पास जाने को कहते हैं। ठीक, प्रत्याकर्षण किसे कहते हैं? तो जब एक का आकर्षण दूसरे से, मेरे को जितू भाई अच्छे लगते हैं, पास जाता, ये इस बात को देखते हैं कि मेरे पास आ गए, इसका जो रिस्पॉन्स वो देते हैं, और पूर्व भाषा में बोलेंगे तो इसकी जो प्रतिक्रिया वो करते हैं, उसका नाम है प्रत्याकर्षण। सामने वाली इकाई में भी आकर्षण जो मैंने इनकी तरफ कदम बढ़ाया, ये उसको स्वीकार सकते हैं, इसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं, उसको अस्वीकार कर सकते हैं, उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। दोनों ही प्रत्याकर्षण के स्वरूप। आकर्षण की प्रतिक्रिया, आकर्षण की प्रतिक्रिया, तो ये आकर्षण की प्रतिक्रिया में विकर्षण भी कर सकते हैं। आकर्षण भी कर सकता है, विकर्षण भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो भाषा है इसको पकड़ने की है, क्योंकि आशा प्रत्याशा ये सुना ही होगा, दर्शन में कई जगह आता है। तो मैंने आपके साथ कुछ आशा करी, उसके रिस्पांस में जो आप आशा के रूप में दूसरा रिस्पांस, वो प्रत्याशा है। कई जगह आएगा, आप देखिए, प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, उस इसलिए से विकर्षण नहीं हुआ, इसलिए विकर्षण नहीं हुआ। तो ये की पॉइंट है।
विकर्षण का मतलब है दूर जाना, प्रत्याकर्षण का मतलब हो सकता है पास आना, दूर जाना या निश्चित अच्छी दूरी में बन जाना, ये सब प्रत्याकर्षण के स्वरूप। हाँ, उस प्रभाव का रिस्पॉन्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे उस प्रभाव को पहले आकर्षण जो बोल रहे हैं तो पास आना एक एक्शन हो गया। इस एक्शन का दूसरी इकाई जिसके पास जा रहा है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रत्याकर्षण। ठीक है, समझ में आती है भाषा भैया? हाँ, दोनों ओर से आकर्षण है, ऐसा इसको प्रत्याकर्षण बोल सकते हैं? ऐसा भी संभावना है, पर जैसे मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपको मान लीजिए अस्वीकार कि नहीं भाई अभी नहीं, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये आपका प्रत्याकर्षण का स्वरूप है, ये भी वो भी प्रत्याकर्षण। हाँ, आपको दिखता भैया पास आ रहे, चलो मैं एक कदम बढ़ा देता, ये भी प्रत्याकर्षण का स्वरूप है। मतलब रिस्पॉन्स को ही प्रत्याकर्षण बोलेंगे। आकर्षण पास आना, मैं पास आ रहा हूं, इसके रिस्पॉन्स में आप जो करते हो इसको प्रत्याकर्षण कहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में आप भी कदम बढ़ा सकते हो मेरी तरफ, आप वहीं पे रह सकते हो, आप दूर भी भाग सकते हो, सभी कुछ हो सकता है। अच्छा, दूर जाते तो इसको विकर्षण नहीं कहेंगे? प्रत्याकर्षण का विकर्षण स्वरूप है। प्रत्याकर्षण का मतलब है एक इकाई का दूसरे के प्रति आकर्षण, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है उसमें? प्रतिक्रिया तीनों ही स्वरूप में हो सकती है, पास आने की हो सकती है, दूर जाने की हो सकती है, उसी जगह पे रहने की हो सकती है। ठीक है, ये शब्द जब समझ में आता है तो फिर कंपनात्मक गति समझने की जगह पे हमारी, कंपनात्मक गति को समझने के लिए हमारे को नृत्य बहुत बढ़िया उपमा है। कैसे? जब हम 2 लोग या 10 लोग कोई नृत्य करें मिलकर, तो उसके अंदर क्या होगा, हमें आपस में कोई तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, मान लीजिए इसकी तरफ बढ़ाता हूँ, इसके रिस्पॉन्स में वो जैसी व्यवस्था होगी उस नृत्य की उसके हिसाब से वो भी कदम बढ़ाएंगे। गरबा कर लीजिए, भंगड़ा कर लीजिए, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। मूल में मुद्दा है कि मैं जो कदम बढ़ाऊंगा उसके रिस्पॉन्स में आप कोई कोऑर्डिनेटेड मोशन करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेटेड मोशन है इसका नाम है प्रत्याकर्षण। और दोनों को देखेगा कोई तो बोलेगा नृत्य कर रहे हैं। परमाणु में इसको बोलते हैं कंपन कर, है ना? कंपनात्मक गति नृत्य का ही स्वरूप है, परिवेशीय अंश और मध्यांश। तो इसका परिणाम क्या होता है? परमाणु को देखेंगे अगर हम तो परमाणु ऐसे डोलता है, नृत्य करता है। अभी मैं दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, दिखा देते। कभी आपने खिड़की चलाई है बचपन में? वो अपनी धुरी पे तो घूर्णन गति कर ही रहा है, लेकिन देखिए ऐसे डोल भी रहा है। परमाणु भी ऐसे ही डोलता है, घूमते। परमाणु, पूरा परमाणु ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे डोल भी रहा है। ये जो डोलना है इसका नाम है कंपना। परमाणु भी पूरा स्पिन करता है, मध्यांश तो करते ही हैं, परिवेशंश भी करते ही हैं, पूरा संयुक्त इकाई भी एक घूर्णन करता है। वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, हर चीज ही करना ना, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये तो मैं ऊपर इधर कर। अब जैसे ये हैं, सबको दिख रहा है, नीचे आ गया, थोड़ा इससे ब्लॉक होता है, थोड़ा इससे आगे कर रहा है कि मैं इनकी परिक्रमा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आप इसलिए बोल रहे हो कि मैं इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को अलग और इनको अलग देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग एक हो जाए, हाथ पकड़ लीजिए, अब हम घूम रहे हैं। तो अब क्या है, ये जो सिस्टम है ये स्पिन कर रहा है। जब अलग अलग है तो मैं इसके आगे आसपास वर्तुल करूँ, तो वर्तुल और स्पिन का कनेक्शन है।
जब पार्ट्स में देखते हो तो वर्तुल दिखता है, जब सिस्टम के रूप में देखते हो, इकाई के रूप में देखते हो तो स्पिन दिखता है। सेफ्टी डायरेक्शन पर घूमेंगे ऐसे होगा, वो अलग होता है सब, और वर्तुलात्मक गति से वही स्थापित होता है। मध्यांश के आसपास जो कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को अगर आप देखते हो, पार्ट्स में नहीं देखते हो, तो एक इसका मतलब स्पिन ही तो कर रहा है। बहुत सामान्य बुद्धि से समझ में आती है सब बात, ठीक है। तो ये जो स्पिन कर रहा है, इस स्पिन को करने से पार्टिकल स्टेबल नहीं रहते हैं। इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक और मोशन आता है जिसका नाम है कंपन। इससे संतुलन बन जाता है। इससे ठोस बनता है। ठोस तो क्या कहेंगे, ठोस जो है ना वो स्थूल स्तर की बात है। परमाणु के स्तर पे कुछ ठोस नहीं है, क्योंकि दूरियां बहुत है ना जो बात कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर संयुक्त आचरण होता है, उस भाषा से व्यक्त हो सकती है बात। तो जो कंपन है वो संतुलन को बनाए रखने की क्रिया है। तो इसलिए संतुलन कहां जुड़ता है, जिसमें कंपनात्मक गति अधिक है उसमें अधिक संतुलन। तो जैसे जैसे कंपनात्मक गति जिन जिन प्रजातियों में अधिक है वो अधिक स्थिर है। और सबसे ज्यादा कंपनात्मक गति किसमें है, गठन को। उसकी तुलना में बाकी बहुत पीछे है। उसमें कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से अधिक होगी। इस मॉडल को आप देखो, इसमें जो घूर्णन गति है ये कंपनात्मक गति से अधिक है ना। ये ढोलना धीरे धीरे हो रहा है पर धुरी पे घूम रहा ज्यादा तेजी से। गठन पूर्ण में क्या होता है, ये ढोलने की स्पीड ज्यादा हो जाती है और घूमने की स्पीड उससे कम रह जाती है। उसमें सर्वाधिक स्टेबिलिटी है, इसलिए वो गठन पूर्ण है, इसलिए वो अमर है। इसके बहुत सारे और तर्क हैं और गहराई में अभी ज्यादा नहीं जा रहा हूं सब में, है ना। ये ढोलने को हाँ, नृत्य का क्या मतलब है, जो कंपनात्मक गति के साथ। तो क्या होता है, मध्यांश मान लीजिए परिवेशांश जो है इसको पहचान के इसके प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त करता है। इससे इसमें एक परिवर्तन आता है। ये अपनी धुरी पे घूम रहा है, ये घूमते घूमते अपनी धुरी को इसके आकर्षण के प्रभाव में टेढ़ा कर देता है। इसको टेढ़ा करता है तो ये अपने प्लेन से दूसरे प्लेन में आ जाता है। ये क्रिया निरंतर हो, इस कारण से ये इकाई की जो धुरी है वो तो ऐसे घूम रही, और जो बाहर वाला है उसका प्लेन बार बार चेंज, तो कभी ऐसे नहीं घूमता, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा चलता है। और पूरा परमाणु ऐसा देखेंगे अगर इकाई के रूप में, तो ऐसे 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 टोरा टोरा। हाँ जी, टोरा 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 का बैठने का आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता वो राइडर, ठीक है। ये तो इसके मूवमेंट से इसके अंदर हुआ, इसके चेंज से इसके अंदर चेंज आया, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, एक दूसरे के साथ प्रभावित नहीं, एक दूसरे के साथ संगीत बनाते हुए चलते, एक दूसरे के साथ पहचान के निर्वहन निरंतर चलते। व्यवस्था के आपको जो प्रतिक्रिया, हाँ, ये जुड़ना जरूरी, बढ़िया कर दिया। व्यवस्था के अर्थ में जो प्रतिक्रिया, केवल प्रतिक्रिया कहने से वो एक्शन रिएक्शन में चले जाता है। व्यवस्था के अर्थ में प्रतिक्रिया या सम्यक प्रतिक्रिया, पूर्णता के अर्थ में प्रतिक्रिया, ऐसा बोल सकते। भैया, हाँ जी, एक क्लैरिफिकेशन है। हाँ, एटम का जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट है वो चेंज नहीं हो रहे ना। ऑर्बिट मतलब किस चीज को कह रहे हैं, जो प्रवेश जो है, तो ऑर्बिट जो है वो एक रेंज में दूरी। अभी अपन ने पहली स्लाइड जब देखी थी तो ऐसे ऐसे बताया करना है। दिखा, इनर फर्स्ट ऑर्बिट एक प्लेन में रहेगा, दूसरा दूसरे प्लेन में रहेगा, तीसरा तीसरे प्लेन में रहेगा, उससे ये वाइब्रेटिंग मोशन क्रिएट होगा ना। कि आप अभी बोले पूरे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। समझ गया मैं आपकी बात। तो
अभी मान लीजिए दो ही परमाणु अंशों का एक परमाणु, ठीक है? हाइड्रोजन वाला समझ। तो मान लीजिए दो के अंदर भी कंपन है और दो के अंदर भी ऑर्बिट का प्लेन चेंज हो, ऑर्बिट प्लेन चेंज करेगा। प्लेन में नहीं रहे, एक प्लेन में नहीं रहेगा, वो प्लेन पूरा का पूरा ऐसे, और दो वाले मॉडल में तो पूरा चक्कर काट देगा, इसलिए वो अगर देखेंगे तो पूरा स्फेयर बनता है, स्फेरिकल बनता है उसका पूरा पार्ट। जो क्लाउड बनता है एक उसके अंदर, वो पूरा स्फेयर के रूप उसका कोई चित्र है अभी आपको? अभी नहीं डाला, पर अगली बार डाल देंगे। देखिए ये पहले तो मान लीजिए ये इंद्रिय गोचर विधि से पकड़ में नहीं आता, तो कितने भी चित्र बना दूंगा, आखिर में तो समझना ही पड़ेगा, है ना? समझने के लिए मन लगाइए तो समझ में आ जाता है। बाबा जी कौन से चित्र बना के दिखाते? किसी भी पुस्तक में कोई चित्र देखा? अगर होगा भी तो बाबा जी का बनाया हुआ है, ठीक? ये समझ में ज्ञान गोचर विधि से ही आता है। एक क्लिक करता है, थोड़ा समय लगता है, मैं पहले भी बताया, पर जब क्लिक करता है तो अंदर से मतलब ऐसा हो जाता है कि खुशहाली ही खुशहाली पकड़ में आती, ठीक है? और ये जो लट्टू आपने बताया, तो वो जो डोलना है उसको आप वाइब्रेटरी मोशन बोल रहे हैं, अपन तो ऐसे हलने को वाइब्रेशन बोलते हैं ना? वही तो वो नहीं है, वो ये जो है संकुचन प्रसारण, ये वाला, ये जो है ना ये वाला, इसको बोलते हैं संकुचन प्रसारण। एक दूसरा है, अगर एक ही एक्सिस पे वो हो रहा है, तो मान लीजिए ऐसा और ऐसा है, तो इस वाली एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। फिर है कि दोनों एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है, फिर तीनों एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है, तो कंपन में तीनों एक्सिस में मूवमेंट। लट्टू वाला मॉडल सही नहीं है, मतलब हाँ जी, वो लट्टू वाला क्लियरली नहीं बता रहा था, तो वो तो दो एक्सिस पे हो रहा है। तो देखिए हाँ, ये तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वो केवल संकेत है बताने। जी बताइए। रिपीट कर देता हूँ क्या बात पहुंची। आपने ये कहा कि किसी भी परमाणु में कुछ अंश होते हैं, और जब एक अंश दूसरे अंश को आकर्षित करता है या होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जब कोई दूसरा परमाणु अंश उसको दूर धकेलता है या अच्छी निश्चित दूरी में बनाए रखता है, या बहुत सारी बातें मिक्सअप हो पुरानी, बहुत आराम से सुन। पहले तो कुछ अंश नहीं, हर परमाणु में निश्चित संख्या में अंश, जिसमें से कुछ संख्या मध्यांश में है और कुछ परिवेश। अब हम बात कर रहे हैं परिवेशीय अंश और नाभिकीय अंश के संबंध में। तो इसका जो आकर्षण है इसके प्रति, इसके रिस्पॉन्स में उसकी जो प्रतिक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याकर्षण, इनके संयोग में कंपनात्मक गति बनती है। इस बात परिवेशीय अंश के और उसके साथ विकर्षण का इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैंने जो सिद्धांत लिखाया था उससे पहले, आकर्षण प्रत्याकर्षण के योग में कंपनात्मक है। आकर्षण जो है वो नाभिक आकर्षित कर रहा है परिवेशीय अंश को। ऐसा नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये जो फिनोमेना है इसको बताने के लिए भाषा हम प्रयोग करते हैं। भाषा जो बोल रहे हैं ना, उसमें आकर्षण प्रत्याकर्षण शब्द ला रहे हैं जो नियरेस्ट फैक्ट है। असल में पहचानना निर्वाह करना ही है स्वरूप ही, क्योंकि इसके अंदर
पास जाना होता नहीं। इसमें क्या है, एक मतलब वो एक कोऑर्डिनेटेड मोशन है दोनों का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके अंदर कंपोनेंट्स डाल रहे हैं कि भैया इसकी एक मूवमेंट है, परिवेशीय अंश उसके प्रति आकर्षित हो रहा है, यानी एक स्टेप उसकी तरफ ले रहा है मान लीजिए। इसके रिस्पॉन्स में नाभिकीय अंश अपनी एक्सिस को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन, जिसका प्रभाव इस पे आता है कि इसका जो मूवमेंट का प्लेन है वो चेंज हो जाता है। ये चेंज होता है, इससे इसकी एक्सिस में फिर फर्क आता है, इससे इसके मूवमेंट फिर चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसके आसपास घूम रहा है, और नाभिक को देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसा चलता है। ये पूरी मूवमेंट का नाम कंपनात्मक है। अच्छा, अब ये एक पार्टिकल का हुआ। अब मान लीजिए नाभिक के अंदर मतलब परिवेश के अंदर जैसे कार्बन में 12 होते हैं, 12 और नाभिक में 24, इसका कुछ स्वरूप बनता है, उसकी अपनी अलग कंपन बनती है। ऑक्सीजन के अंदर परिवेश के अंदर 8 हैं और उसके अंदर 16 हैं, नाभिक के अंदर उसकी एक अलग कंपन की गति है। तो सबकी अपनी कंपन की गतियां अलग अलग। नहीं वो ठीक है, तो इसमें आकर्षित कौन कर रहा है और आकर्षित होने की प्रतिक्रिया हो रहा है। देखिए पहली बात तो दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाली क्रिया नहीं, प्रभाव प्रभावित करने से नहीं, प्रभाव स्वीकारने से, वो मूल सिद्धांत को नहीं खींचने वाले। तो एक इकाई दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही है, ये आकर्षित हो रही है, इसके रिस्पॉन्स में वो प्रत्याकर्षण हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में इसमें फिर कोई और रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन का चेन है पूरा। ओके, हाँ, it's not that कि मध्यांश कर रहा है, it's happening between two इकाइयां, दोनों अंशों के बीच का रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स चल रहा है। ठीक है भैया, ये वाइब्रेटरी मोशन कंपनात्मक गति का इसका जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैसे रिलेट करता है संबंध को, व्यवहार को, थॉट को, एक्सप्रेशन को, डिजायर को, और इसको इससे क्या रिलेट करता है? देखिए इसमें से जो मूल बात कर रहे हैं, इसमें निष्कर्ष निकलता है कि कंपनात्मक गति जो है वो संतुलन के अर्थ, व्यवस्था के अर्थ, वो भी अगर यूनिट और यही पता जीवन के अंदर संतुलन की जो गति है गठनपूर्णता के अर्थ यानी स्ट्रक्चर के अर्थ, प्लेन चेंज होता है हमारे को गठनपूर्णता के रूप में मिलती है। अब इससे अधिक जो कंपनात्मक गति है उसमें जीवन के व्यवस्थित होने के रूप में, जीवन का व्यवस्थित होना कैसे होता है, जब आशा विचार इच्छाएं संयत होती है, नियंत्रित होती है, इससे कंपनात्मक गति का विकास और अनुभव होने से वो उसमें एक निश्चित कंपनात्मक गति अधिकता की स्थापना हो जाती है। इसमें सारी आशा विचार इच्छाएं नियंत्रित है। ये इसकी रेलेवेंस ऑफ कोर्स fully So how to develop this vibratory motion to control all these things? तो जब जीवन की बात करेंगे तो हमारे को मैकेनिकल प्रोसेसेस में जाने की जरूरत नहीं, हमारे को जीवन के कंपन को विकसित करने के लिए कोई काम नहीं है। हमको आशा विचार इच्छा को संयत करने के लिए काम करने से वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। हम काम कहाँ करेंगे, अपनी चैतन्य शक्ति में इनको सही से नियोजित कर पाए, उससे हमारे को वो फल मिलेगा। और भैया ये कनेक्ट तो होता नहीं है, थॉट, डिजायर और एक्सपेक्टेशन ये कंट्रोल में नहीं आते हैं, और फिर ये वाइब्रेटरी मोशन से कैसे रिलेट होंगे, क्या करना है? देखिए ये जो हम जड़ वस्तु संसार की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात जो कर रहे हैं, अभी हम गठनशील के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो जड़ क्रियाएं हैं यही इसको समझने की या इसको पहचानने की विधि। जड़ता को पहचानने के लिए उसके जो जड़ गतियां हैं उनको पहचानना ही पड़ता है। ठीक है, इस संदर्भ में हम इसको बात कर रहे हैं। ये भी एक आवश्यक भाग है व्यवस्था को समझने का।
कि जड़ संसार भी व्यवस्थित है परमाणु के स्तर से। ठीक? अब इसके बाद हम बात करेंगे जब कि जड़ से में ही विकास क्रम के क्रम में आगे जाके एक स्थिति होती है कि विकास होता है, जड़ से चैतन्य का विकास। तो जब विकास होता है तो उसके अंदर जड़ता खत्म हो जाती है, चैतन्यता आ जाती है। वहां पे चैतन्यता पूर्वक जो सारी कंपन वर्तुल की बात आती है, वहां पे अब जड़ क्रियाओं से या मोशन से हम उसको नहीं देखते हैं या उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं। अब चैतन्य शक्तियों के नियोजन से, उनके आचरण से, है ना, उससे हम उसको पहचानते। जड़ संसार और चैतन्य संसार का अध्ययन अलग अलग विधि से। आपका जो प्रश्न बार बार आता है और वो समझ सकता हूं मैं कि आपको लगता है कि हम जड़ का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, केवल चैतन्य के करते हैं। इससे हमारा परमाणु से हमारा व्यवहार में क्या लेना देना है, ऐसा आशय है क्या आपका? इशू है। अभी सोम भैया ने भी इस बात को चर्चा में लाए थे कि कंपनात्मक गति वाइब्रेटरी मोशन जितना बढ़िया होगा उतना हमारी सभी नियंत्रण में आएंगे। तो बड़ी बड़ी तो मैकेनिज्म तो डेवलप वाइब्रेटरी मोशन। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जब चैतन्य में आ गए तो आप उसके मोशन के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। उसके मोशन में जो चेंज आना है वो किस रूप में आएगा? उसकी चैतन्य शक्तियों के नियोजन के रूप में आएगा। उसमें आपका अधिकार है। आप अपनी इच्छाओं को दिशा, आप अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं। चैतन्य की शक्तियां तो ये एक्सपेक्टेशन, थॉट, डिजायर, वही मैं हिंदी के नाम ले रहा हूँ ना, इच्छा, विचार, आशा, है ना, इनको आप दिशा दे सकते। ये आपके नियंत्रण में आ सकती है कि नहीं आ सकती? कैसे? अध्ययन और अभ्यास पूर्वक। ये मैं आपके सामने सत्यापित कर सकता हूँ कि जितना मेरी शक्तियां मेरे नियंत्रण में अध्ययन में जुड़ने से पहले थी उससे कहीं अधिक अभी है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और भी लोग जो अध्ययन किए हैं कुछ कुछ वो बता सकते हैं। इसमें व्हाट इज द कंट्रोलिंग एजेंसी टू कंट्रोल दिस एक्सपेक्टेशन, थॉट एंड डिजायर? कि इसमें जीवन का, बुद्धि का, आत्मा का किसका रोल आता है? देखिए, इसके अंदर पूरे जीवन का रोल आता है। मन को संयत करने के लिए वृत्ति का विकास होना पड़ता है। वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए चित्त का विकास होना पड़ता है। चित्त को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि में विकास होना पड़ता है। बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए आत्मा में विकास होना पड़ता है या जागृत होना पड़ता है। इस विधि से होता है, क्रम से है, उसकी विधि है अपनी। जब हम अध्ययन करते हैं, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु को पहचानने की प्रक्रिया करते हैं, उससे हमारी प्रत्यावर्तन क्रियाओं की जागृति होती है। आस्वादन से लेके तुलन, तुलन से लेके चिंतन, चिंतन से लेके बोध, बोध से लेके अनुभव। इस क्रम से ये होता है। थ्योरेटिकली तो ये बात कई बार चर्चा में आई है कि ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली वी आर गेटिंग नथिंग। तो आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं? टू कंट्रोल दिस एक्सपेक्टेशन, थॉट एंड डिजायर। तो क्या प्रैक्टिस? टू ऑब्जर्व देम इन द इमेजिनेशन। तो व्हाट हैव यू प्रैक्टिस्ड टिल नाउ? ये कंट्रोल करने का इनको। So there is no controlling in this, first of all. So you have not yet understood the essence of this philosophy. Yes, it may be. So there is no controlling of your powers. What do you do? There is directing it. For direction, you need to understand the purpose of these powers. For that, you have to study. First, you have to get the theory. Once you get the theory, then you have to make an estimation of what is it trying to say. What is the meaning of this? Once you get the glimpse of the meaning, then you do practice of it. That is the process. We have gone to the theory many times during the discussions of the different chapters. So from that part of theory, how much have you been able to visualize within you? And whatever you visualize, how much part have you been able to practice in your life? That is the question I'm asking. So to come to that state, there is some time which it takes. It is not for me to make you do it. I cannot make you do anything. I can only share how it is done. Now, I want to know, but is there any mechanism to realize all these things, to
I don't understand what you said just now. Is there any mechanism to make right in the proper way this expectation, thought and desire? There is, that is what we are talking about, the whole thing. If you read the whole book, have you read the whole book? Manav Vibhag Darshan, have you read it? So if you read it, it will tell you the mechanism. I am giving you examples of it. You keep on saying it is theory. It will start with theory, but theory is not the final thing. There is a part of understanding of the theory, which you have to put in. Once you start understanding, then there is a part of practice. There is no step beyond understanding of the theory. First, listening to the full theory. Once you listen to the theory and you have all your doubts cleared in it, how, what is being said here, what is being said this side, all the clarification, once you've got the gist of the theory, then what is the meaning of this theory? That you have, that part you have to do. If there some practices can be done to understand more these things, the expectation. Open the book, read it, listen to the audios, get the theory, start understanding the meaning, try to practice the meaning. This is the practice. Okay. Nothing else. Okay. There is no closing your eyes, there is no looking at your breathing, there is no chanting something, no. None of those practices. They are useless for this process. Sorry. आगे बढ़ते हैं? हेलो। हाँ जी। ये गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें जागरूक और भ्रमित दोनों मानव में जो ये गति है, कंपनात्मक गति, वर्तुलात्मक गुण, उसमें कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है? हाँ, तो बताएं, गठनपूर्ण परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से अधिक होती है, और गठनशील परमाणुओं में कंपनात्मक गुणात्मक परिमार्जन हो थोड़ा कंपनात्मक गुणात्मक परिमार्जन और कंपनात्मक गति डायरेक्टली रिलेटेड। जब भी कंपनात्मक गति होगी तो अधिक होगी, तो गुणात्मक परिवर्तन होगा, परिमार्जन होगा। जब भी गुणात्मक परिमार्जन होगा, कंपनात्मक गति अधिक होगी। भैया, हाँ जी, कहाँ? इधर, हाँ, इधर पीछे। हाँ हाँ, बताइए। वो साड़ी मेरे को इधर लाया है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका क्वेश्चन कुछ अलग था। जो सुबह सुबह सक्सेना अंकल एक मीटिंग अटेंड करते हैं जीवन विद्या की, उसमें वही रहता है ऐसा आग बंद करके अपने आशय विचार इच्छापन देखना, जो कुछ भी कमेंट्री रहते हैं ना उस हिसाब से। तो इसलिए मुझे लगा कि वो भी ये सोच रहे हैं कि वो कब आने वाला है, उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। तो फिर क्या मेथड है, हाउ टू अप्लाई बद्ध दर्शन इन लाइफ? पढ़ के, सुन के, अनुमान लगा के अभ्यास कर। हाँ, जो आपने बताया था ना, जो आपने को क्या हुआ, स्वीकृत हुआ, हाँ, सहमत हुआ, स्वीकृत हुआ, उससे अभ्यास किया, सहमत हुआ, तो मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। हाँ, स्वीकृत होने के लिए, हाँ, है ना? हाँ, स्वीकृत कब होगा, जब उसको मैं अभ्यास करूंगा। स्वीकृत नहीं, अभ्यास करने के लिए स्वीकृति होगी, पहले स्वीकृत होगा फिर अभ्यास होगा। स्वीकृत होने के लिए उसकी आवश्यकता मेरे को महसूस होनी पड़ेगी। जब तक आवश्यकता महसूस नहीं होगी, मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, स्वीकार नहीं होगा। हाँ, आवश्यकता कब महसूस होगी, अगर मैं उसको केवल मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो उसकी आवश्यकता लिमिटेड रहेगी, है ना? टेम्पररी सॉल्यूशन अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो नहीं मिलेगा। किसी को पर्सनल व्यू पॉइंट से आवश्यकता महसूस होती है, किसी को परिवार के व्यू पॉइंट से आवश्यकता महसूस हो सकती है, किसी को समाज के। तो आप देखिए वेरियस लोग जो आए हुए इधर, कोई सामाजिक चेतना के अर्थ में सुनने आए हैं, कोई अपनी व्यक्तिगत इशू के लिए सुनने आए हैं, कोई परिवार के इशू को लेकर सुनने आए, उस वैसा। लेकिन सॉल्यूशन है एक ही, सॉल्यूशन। हाँ ले लिया ना हमारा जी, हमारा प्रश्न ले लिया। हाँ बिल्कुल। ये जो कंपनात्मक गति है, और उससे पहले आपने बात की कि प्रत्याकर्षण। हाँ। तो प्रत्याकर्षण को हम कहाँ देखें, नाभिक में देखें या परिवेश के अंतों में भी देखें? हमने क्या बात की? ध्यान मिला हमें, रिलेट कर।
कंपनात्मक गति की शुरू करने से पहली बात जो है कि घूर्णन गति मध्यांश और परिवेशीय अंश दोनों करते हैं। वर्तुलात्मक गति परिवेशीय अंश ही करते हैं और कंपनात्मक गति पूरा परमाणु स्वरूप में होता है जिसके अंदर परिवेशीय अंश मध्यांश सभी की भागीदारी रहती है। आपका प्रश्न का उत्तर हो? प्रश्न है प्रत्याकर्षण जो है वो नाभिक में होने अच्छा, वाली प्रत्याकर्षण नाभिक में होने वाली क्रिया है या परिवेशीय अंशों में भी है? बढ़िया। तो इधर जो सिद्धांत है वो ये है कि भाई दो इकाइयों की बात करें तो एक इकाई जो हम इनिशिएशन जहां से देखना शुरू किया, मान लीजिए इसका रेफरेंस बना तो इसका इसके प्रति कुछ आकर्षण, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, इसके प्रभाव इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इसने फिर कुछ किया, तो ये एक चेन ऑफ एक्शंस बनता है। तो अगर हम मान लीजिए शुरू करते हैं परिवेशीय अंश से शुरू करते हैं। परिवेशीय अंश आकर्षण करता है, इसका प्रत्याकर्षण मध्यांश करता है। मध्यांश के प्रत्याकर्षण के रिस्पॉन्स में एक और प्रत्याकर्षण जो कि परिवेशीय अंश करता है, इसके प्रतिक्रिया फिर से मध्यांश दे, फिर से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं हम कि नाभिक और अंशों दोनों में होने वाली प्रतिक्रिया, तभी इसको नृत्य कहते हैं। कंपनात्मक गति में नृत्य ही नृत्य का स्वरूप ही है वो पूरा। नृत्य का स्वरूप, नृत्य का स्वरूप है तभी रहने से जुड़ती है, रहने के स्वरूप। हाँ, तो इसमें जैसे आपने यहाँ पे परिवेशीय एक क्षेत्र बनाया था, प्रभाव ये परिवेश के अंदर भी जो रेंज है, न्यूनतम अधिकतम ये भी एक क्षेत्र हुआ। हाँ। तो इस क्षेत्र के अंदर ही जो अंश अपनी मतलब घूम रहा है और कभी उस न्यूनतम के पास है कभी अधिकतम के पास है, तो यही वाइब्रेशन के उसके क्लासिफिकेशन वो तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट मॉडल। आप सोचिए ना, इसके आसपास घूमते हुए ऐसा भाई पास आना तो समझ में आ रहा है, दूर के कौन धक्का मार रहा है, फिर पास कौन खींच रहा है, फिर दूर धक्का कौन मार रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। आप यही सोच रहे हो ना कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इसके अंदर ऐसे 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 नहीं ऐसा नहीं सोच रहा। मतलब ऑर्बिट करते हुए ही कभी न्यूनतम उसके पास आ रहा है और ऑर्बिट करते हुए कभी अधिकतम पे जा रहा है। तो भैया जो पूछे थे ना इलेक्ट्रिकल मॉडल, वही है। उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई चीज के पास होती है ना, तो उसको देखिएगा जैसे ये कोई खेत, इसके आसपास कोई चीज थी, इसको भैया अंडाकार जैसे बोल रहे हैं, वही बात है। तो इस जगह पे आप चीज को देखोगे तो ये दूरी न्यूनतम दूरी, और इस दूरी को देखेंगे तो ये अधिकतम दूरी। इस बात मतलब वो पास आ जा नहीं रहे हैं, तो रास्ता ही वैसा है। अगर आप दूर से देखोगे, जैसे आप बृहस्पति के चंद्रमा को देखो टेलीस्कोप लेके, है ना, रात को जब आसमान साफ हो, रोज नोट करो उसकी पोजीशन क्या है। तो साल भर की पोजीशन, 2 साल की 3 साल की जब रीडिंग्स लोगे तो आपको दिखेगा कभी वो पास है उसके बृहस्पति से इतनी दूर दिख रहा है, कभी इतनी दूर दिख रहा है, कभी इतनी दूर दिख रहा है, कभी। तो आप इसको फास्ट कर दीजिए टाइम में एनिमेशन में, तो क्या दिखेगा ऐसे ऐसे, पर वो एक जगह तो है नहीं, तो ऐसे 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 ऐसा लगता है वो कि यहाँ पे ऐसा दिखा, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे दूर हो गया, फिर यहाँ पास हो गया, फिर यहाँ दूर हो गया, ऐसा दिखा। तो स्पीड कम है तो इसलिए वो वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाता, लेकिन स्पीड जिस हिसाब से वाइब्रेट से मैं मतलब नहीं समझता हूँ, कंपनात्मक गति की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। कंपनात्मक गति क्या, पूरा सिस्टम मूव करता है, एक मोशन, उसकी बात हो रही है।
या सिस्टम के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं। हाँ, वो कमजोरी है, मेरी अंग्रेजी की कमजोर है, तो पता नहीं क्या शब्द लेंगे उसके लिए। हाँ, इधर दीजिए माइक। 1 घंटी बजे भी टाइम हो गया। हाँ, जो मध्यांश में अंश है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत पास है। तो अब जैसे एक इकाई यहाँ है, एक अंश यहाँ है, तो उन्होंने इसमें मूवमेंट करी है। अब मैं कह रही हूँ कि एक और आ गया अंश और मध्यांश में 2 अंश। मतलब मैं ऑर्बिटल में 2 रखे और सेंटर में 2। तो जो स्पिन मोशन उसका पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी में है या नहीं? जो कौन सा स्पिन मोशन? जैसे अंश आता है और मध्यांश में अंश है, तो अभी उन्होंने प्लेन चेंज करी अपने एक्शन रिएक्शन। एक मिनट, ये मैं समझ, देखिए एक अंश आता है, अभी परमाणु के अंदर कंपनात्मक गति की हम बात करें, इसमें जैसे कोई अंश आएगा तो परमाणु की संरचना प्रजाति बदल जाएगी। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक परिवेशीय अंश है, वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट करने से इसकी जो स्पिन की एक्सिस है वो चेंज हो गई, इसके प्रभाव में उसकी मूवमेंट प्लेन चेंज कर लेती है। इतनी सी बात है। क्वेश्चन ये है कि परिवेशीय अगर 2 है और मध्यांश में 2, अब उसमें एक बार एक्सप्लेन। तो जो सेंटर है, नाभिक जो है, वो एक यूनिट के रूप में काम करता है। कैसे? मतलब वो एक, मतलब वो चुंबकीय ओरिएंटेशन जो मैग्नेटिक, देखते हैं सारे के सारे चुंबकीय प्रभाव में। कोई भी इकाई है, अंश जो है, उसमें चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उसके ना 2 ध्रुव होते हैं ना, 2 पोल आपको पड़े। अब ये चुंबकीय चीजें होती हैं, इनके अलाइनमेंट, क्योंकि इसमें पोल है तो इसके अंदर एक ओरिएंटेशन आ गई, यानी इसका एक सर हो गया, एक पैर हो गया, है ना। इस सर पैर बनने से बाकी दिशाओं को भी, आगे पीछे भी कोई चीज है, तो इसमें ओरिएंटेशन आ गई। अब अलाइनमेंट जो होगा, यानी इनका जो एक दूसरे के साथ सजना होगा, वो या तो इन सबके सर एक साथ हो सकते हैं, या इनके सबके सर और पैर ऐसा ओरिएंटेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो नाभिक के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक एडिटिव कॉम्बिनेशन, उसके अंदर इन सब का प्रभाव मैग्नीफाई, मल्टीप्लाई। जैसे चुंबकीय प्रभाव का कॉम्बिनेशन का क्या तरीका है? सब्ट्रैक्टिव एडिशन भी होता है, मतलब एक प्रभाव और 2 प्रभाव मिलते हैं, दोनों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। जैसे आप लकड़ी में ये सब परमाणुओं से बने हुए हैं, परमाणु अंशों से बने होते हुए लकड़ी में कोई चुंबकीय प्रभाव स्थूल स्तर पे नहीं दिखता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती है, ठीक है। पर आपको मैग्नेट में मिलता है क्योंकि उसमें सब चुंबकीय धाराएं एक साथ अलाइंड है, इसलिए वो वैसा रहता है। तो नाभिक के अंदर वो अलाइंड होते हैं, इसलिए वो एक साथ में काम करते हैं। ऐसा एक तो हर परमाणु में सारी क्रियाएं वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में हर क्रिया हो रही है, तो उसमें चाहे मध्यांश में चाहे परिवेश में सारी क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। तो उसमें हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि परिवेशीय अंश में जो मूवमेंट हुई उसकी वजह से कोई मध्यांश में मूवमेंट हुई, क्योंकि दूसरे अंश से की भी साथ में ही मूवमेंट चल रही है, तो किसी की वजह से दूसरे में कोई मूवमेंट हो रही है, ये हम प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? ये तो मतलब हमारे को पता ही नहीं लगेगा कि किस चीज़ का आकर्षण किससे प्रत्याकर्षण है, ये तो पता लगाना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि वर्तमान में सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसमें क्या समस्या? देखिए अभी भी किसकी वजह से क्या हो रही है, आप बोल रहे हैं। आपने कभी चिड़ियों के झुंड को उड़ते हुए देखा है ना? या मछलियों के झुंड को तैरते हुए देखा? वो अपनी दिशा बदलते है ना। तो पूरे झुंड एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, जबकि आप सब जानते हो कि उसके अंदर अनेक चीजें जो अलग अलग दिशा में उड़ सकती है। तो ये किस विधि से काम कर रहा है? एक मुड़ता है सबसे आगे वाला, है ना, किसी शेप में कोई मुड़ता है,
तो सबके सब एक साथ मर जाते हैं उसके कारण, टकराते तो नहीं आपस में। तो ये कोऑर्डिनेटेड मोशन है नेचर का एक भाग, इसको हमें समझना है। ये परमाणु के स्तर से चलता है, बहुत सारी चीजें मिलकर कोऑर्डिनेटेड मोशन करते हैं, यानी संयुक्त आचरण कर रहे हैं। ये संयुक्त आचरण की महिमा है पूरी की। तो कोऑर्डिनेटेड मोशन है, चीजें एक साथ में कोऑर्डिनेट। तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, इसके लिए प्रिंसिपल बताया। बेसिकली क्या प्रिंसिपल बताया कि ये जो कोऑर्डिनेशन के लिए एक नृत्य का सिद्धांत बताया उन्होंने, आकर्षण और प्रत्याकर्षण का संयोग, यानी एक का क्रिया दूसरे की प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया से इस पे इसकी क्रिया, फिर प्रतिक्रिया, ये चलता रहता है। ये चेन ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर पूरा सिंक्रोनाइज्ड रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। इतनी सी बात है। हाँ जी, अच्छा बिटिया कोई बता ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चे थक रहे हैं, तो भोजन कराया जाए, थोड़ा ब्रेक लिया जाए।